आईटीआई के वेल्डर स्टूडेंट्स के लिए 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का ये नवा क्लास आज हम आपके बीच में लेकर के आए हुए हैं। इसके पहले के ऑलरेडी 8 क्लासेज मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। अगर उनको अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को, इस क्लास को देखने से पहले उनको ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि सभी क्वेश्चन से एक दूसरे से लिंक है। हर सेट में क्वेश्चन जो है कि मिक्सअप है, तो ऐसे में अंडरस्टैंडिंग आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उन सभी क्लासेज को ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए, यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज़ और बता दूं कि ये जो इनमें क्वेश्चंस डाले गए हैं इन सभी सेट्स में, वो आईटीआई के वार्षिक परीक्षा तथा सीटीआई के एंट्रेंस एग्जाम दोनों को ध्यान में रख करके इन क्वेश्चन का चयन किया गया है। तो इन दोनों एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और इन सभी क्वेश्चन सेट का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट careersetup.in पर जा करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आज का सेट का यानी आज के क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 161 नंबर। फ्लेम मतलब ज्वाला के मध्य भाग में टिप पर तापक्रम कितना होता है। यानी फ्लेम जो जलती है, जैसे कि फ्लेम 3 तरह की होती हैं, कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम तथा न्यूट्रल फ्लेम। तो इन जो फ्लेम होती हैं, इनके फ्लेम के मध्य भाग में जो टिप होता है उस पर तापक्रम कितना होता है। 161 का ऑप्शन है 3400, 3450, 3480 या फिर 3500। तो सी नंबर यहाँ पर है। जो मध्य में तापक्रम होता है वो 3480 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 161 का यहाँ पर सी नंबर सही आंसर है, 3480 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पाइपों को जंग से बचाने के लिए सबसे सस्ती विधि कौन सी है। पाइपों को जो होते हैं उनको जंग से अगर बचाना हो तो उनके लिए सबसे सस्ती विधि कौन सी होती है। पेंटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजिंग या इनमें से कोई नहीं। 162 का यहाँ पर है ए नंबर। पेंटिंग अगर आप कर देते हैं तो पेंटिंग यानी कि पेंटिंग भी आपके शुद्ध पेंटिंग होनी चाहिए, तो उसके द्वारा जो है कि उसको जंग से बचाया जा सकता है, जो कि आप जनरली घरों पर ये सब काम आप करते हैं। तो 162 का यहाँ पर ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163 नंबर। कोटिंग डायमीटर तथा कोर वायर डायमीटर के अनुपात को क्या कहते हैं। यानी कोटिंग डायमीटर तथा कोर वायर डायमीटर के अनुपात को क्या कहा जाता है। कोटिंग या फिर कोटिंग फैक्टर या फिर ये तथा बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 163 का यहाँ पर है बी नंबर। कोटिंग डायमीटर तथा कोर वायर डायमीटर के अनुपात को कोटिंग फैक्टर बोला जाता है। तो 163 का यहाँ पर बी नंबर सही आंसर है, कोटिंग फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। 164 नंबर। इनमें से कौन सी विधि है जो मुख्य रूप से फ्यूजन वेल्डिंग का प्रकार है। यानी कौन सी विधि इनमें से फ्यूजन वेल्डिंग का प्रकार के अंतर्गत आती है। थर्मिट, फोर्ज, रेजिस्टेंस या फिर फ्रिक्शन। 164 का यहाँ सही आंसर है, थर्मिट वेल्डिंग जो होती है वो फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत आती है। फ्यूजन वेल्डिंग का एक प्रकार है थर्मिट वेल्डिंग। तो यहाँ पर 164 का ए नंबर सही आंसर है, थर्मिट वेल्डिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 165 नंबर। थर्मिट वेल्डिंग में एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा आयरन ऑक्साइड के अनुपात होता है। यानी किस अनुपात में दोनों को मिलाया जाता है। थर्मिट वेल्डिंग में एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा आयरन ऑक्साइड का अनुपात कितना होता है। 1:2 का, 1:3 का, 2:3 का, 1:4 का। तो 165 का यहाँ पर है बी नंबर। थर्मिट वेल्डिंग में एल्युमिनियम ऑक्साइड अगर 1 है, 1 के रेशियो में है, तो और जो आयरन ऑक्साइड होता है वो 3 ग्राम, यानी 1 ग्राम अगर आपका जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है तो 3 ग्राम आपका जो है कि आयरन ऑक्साइड होता है। तो 165 का यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा, 1:3 का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 166। लोहे के टुकड़े को पीतल की पूरक धातु द्वारा जोड़ना इस वेल्डिंग मिनिमम में से किसके अंतर्गत आती है। यानी कि लोहे के टुकड़ों को पीतल की पूरक धातु द्वारा जोड़ना, ये जो वेल्डिंग होती है किसके अंतर्गत आती है। तो ऑटोजीनियस, हेट्रोजीनियस, फ्यूजन या फिर प्रेशर। आपको क्वेश्चन में एक बार फिर से समझा देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। लोहे के टुकड़ों को पीतल की पूरक धातु द्वारा जोड़ना, ये जो वेल्डिंग होती है वो कौन सी वेल्डिंग के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन मैंने पढ़ ही दिया। तो 166 का जो सही आंसर है यहाँ पर बी नंबर है, हेट्रोजीनियस के अंतर्गत आती है। अगर लोहे के टुकड़े को पीतल की पूरक धातु द्वारा जोड़ते हैं तो ये हेट्रोजीनियस वेल्डिंग के अंतर्गत आती है। तो 166 का यहाँ पर बी नंबर सही आंसर है। नेक्स्ट है फ्लक्स के प्रकार हैं। यानी फ्लक्स जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 167 का यहाँ पर सही आंसर है सी नंबर। जो फ्लक्स होते हैं वो अम्लीय भी हो सकते हैं और क्षारीय भी हो सकते हैं। तो ऐसे में 167 का यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अम्लीय तथा क्षारीय दोनों तरह के फ्लक्स हो सकते हैं। तो सी नंबर यहाँ पर ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 168 नंबर।
ट्रांसफार्मर सेटों में ओपन सर्किट वोल्टेज कितनी होती है, यानी ट्रांसफार्मर का जो सेट होते हैं उनमें ओपन सर्किट वोल्टेज कितनी होती है, 50, 80, 100 या 120। तो 168 का यहाँ पर सही आंसर है बी नंबर। 80 वोल्ट जो होती है ट्रांसफार्मर के सेटों में ओपन सर्किट की वोल्टेज होती है। तो 168 का बी नंबर यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टैंक आदि बनाने के लिए किस वेल्डिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रोस्लॉग वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक या प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, यानी टैंक की जो होती है काफ़ी मजबूत उसको वेल्डिंग देनी होती है। तो ऐसे में किस वेल्डिंग का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है टैंक आदि को बनाने के लिए। तो 169 का यहाँ पर सही नंबर ए आंसर है। इलेक्ट्रोस्लॉग वेल्डिंग के द्वारा जो टैंक आदि की जो वेल्डिंग है वो की जाती है। तो 169 का ए नंबर यहाँ पर सही है, इलेक्ट्रोस्लॉग वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 170 नंबर। फ्लेम कटिंग में फ्लेम द्वारा काटते समय फ्लेम का भीतरी सतह से कम कितनी दूरी पर रहना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। फ्लेम कटिंग में फ्लेम द्वारा काटते समय फ्लेम का भीतरी सतह से, यहाँ पर को आप हटा दीजिएगा, को मैं यहाँ पर हटा दे रहा हूँ। तो फ्लेम का भीतरी सतह से कम कितनी दूरी पर रहना चाहिए, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 मिलीमीटर या फिर 2.5 मिलीमीटर। तो 170 का यहाँ पर सही आंसर हो गया बी नंबर। 1.5 मिलीमीटर की दूरी पर कम से कम जो अंदर की सतह है उससे फ्लेम रहनी चाहिए। तो यहाँ पर 170 का यहाँ पर बी नंबर है, 1.5 मिलीमीटर डिस्टेंस होनी चाहिए। तो 170 का यहाँ पर बी नंबर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 171 नंबर है। किस वेल्डिंग विधि में धातु के किनारों को पिघलाया जाता है, यानी सबसे पहले पिघलाते हैं धातु के किनारों को। प्रतिरोध वेल्डिंग में, फ्यूजन वेल्डिंग में, आर्क वेल्डिंग में या फिर थर्मिट वेल्डिंग में। तो 171 का यहाँ पर है बी नंबर। फ्यूजन वेल्डिंग जो विधि होती है इसमें धातु के किनारों को पहले पिघलाया जाता है उसके बाद वेल्डिंग की जाती है। तो 171 का बी नंबर यहाँ पर सही आंसर है। 172 नंबर। जब इलेक्ट्रॉन ऋण चार्ज की धातु से धन चार्ज की धातु की ओर बहते हैं तो उसे क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण चार्ज से धातु से धन चार्ज की धातु की तरफ बहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। विद्युत धारा, विभवांतर, विद्युत वाहक बल या फिर शक्ति। तो 172 का सही आंसर है, यहाँ पर आप सभी को पता होगा 172 का सही आंसर ए नंबर है, विद्युत धारा। यानी इलेक्ट्रॉन जब ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ बहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो 172 का ए नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 73 नंबर। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा भार के आधार पर कितनी होती है, 80%, 90, 95 या फिर 98। तो 173 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है 90% होती है भार के आधार पर। तो 173 का 173 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी नंबर 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174 नंबर। विद्युत आर्क कितने वोल्ट पर बन जाता है, यानी इलेक्ट्रिक जो आर्क होता है कितने वोल्ट पर बनता है, क्रिएट होता है। 5 से 25 वोल्ट पर, 5 से 30 या 10 से 25 या 10 से 50 वोल्ट पर। तो 174 का सी नंबर यहाँ पर सही है। 10 से 25 वोल्ट पर इलेक्ट्रिक आर्क जो होता है क्रिएट हो जाता है यानी बन जाता है। तो 174 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी नंबर, 10 से 25 वोल्ट। ठीक है, 174 का सी नंबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 175 नंबर। दो सजातीय धातु के टुकड़ों को उसी पूरक धातु द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी दो सजातीय यानी एक ही मटेरियल के बने हुए दोनों पदार्थ हैं यानी धातु हैं यानी दोनों वर्कपीस हैं और उनको उसी पूरक धातु द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑटोजीनियस, हेट्रोजीनियस, फ्यूजन या फिर प्रेशर वेल्डिंग। तो 175 का ए नंबर है। दो सजातीय धातुओं को उन्हीं के पूरक धातु द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया को हम ऑटोजीनियस बोलते हैं। और ये अगर दो विजातीय धातु में हैं और दूसरी पूरक धातु द्वारा आप जोड़ते हैं तो उसको हेट्रोजीनियस बोला जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है ऑटोजीनियस है। 175 का ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 176 नंबर। लोहे के टुकड़े को पीतल की पूरक धातु द्वारा जोड़ना किस वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। 176 का जो ऑप्शन है आपके सामने है ऑटोजीनियस, हेट्रोजीनियस, फ्यूजन, प्रेशर। तो यहाँ पर जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले पिछला क्वेश्चन जो बताया है उसमें जो है कि एक ही प्रकार की धातु थी, यहाँ पर लोहे के टुकड़े को पीतल के द्वारा जोड़ा जा रहा है तो ये दोनों अलग अलग हो गई। तो ऐसे में इस जो वेल्डिंग का यानी जो जिस वेल्डिंग के अंतर्गत इसको जोड़ेंगे वो कहलाएगी विधि हेट्रोजीनियस। तो 176 का यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 177 नंबर, डिस्ट्रक्टिव परीक्षण का अन्य नाम क्या है? डिस्ट्रक्टिव, जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं उसका अन्य नाम किस नाम से बुलाया जाता है? विनाशकारी, नष्टकारी या फिर सर्वनाशकारी, इनमें से कोई नहीं। तो 177 का यहाँ पर ए नंबर है। जो डिस्ट्रक्टिव परीक्षण है उसको दूसरा विनाशकारी के परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। तो 177 का ए नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 178 नंबर, बिजली का कम करंट मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नहीं, ये करंट कम है तो ऐसे में उसको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? जनरेटर का, मोटर का, मिलीमीटर का, इनमें से कोई नहीं। तो 178 का सी नंबर है। जो अगर कम करंट अगर आपको मेजर करना है इलेक्ट्रिक सर्किट में तो मिलीमीटर का प्रयोग से आप करंट का मापन कर सकते हैं, लेकिन अगर करंट ज़्यादा है तो ऐसे में आपको अमीटर का प्रयोग करना पड़ता है। तो 178 का यहाँ पर सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, फ्लेम के भाग हैं, यानी जो फ्लेम होती है उसके टोटल कितने भाग होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो फ्लेम के जो टोटल भाग होते हैं, जैसा कि मैं पहले से बताता आ रहा हूँ, जो फ्लेम होती है 3 तरह की होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम तथा न्यूट्रल फ्लेम। तो ऐसे में यहाँ पर 179 का सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 नंबर, कोयले या गैसों को जलाने से प्राप्त ऊष्मा इस विधि के अंतर्गत आती है? यानी कोयले और गैसों को जलाने से जो ऊष्मा मिलती है वो कौन सी विधि के अंतर्गत आती है? रासायनिक, विद्युत, इंडक्शन या फिर थर्मिट जो विधि होती है। तो ऑप्शन से यहाँ पर मैंने बताई दिया। तो इसका जो सही आंसर है ए नंबर। जो कोयले तथा गैसों को जलाने से जो प्राप्त ऊष्मा होती है वो रासायनिक विधि के अंतर्गत आती है। तो 180 का यहाँ पर है ए नंबर सही। रासायनिक विधि के द्वारा कोयले तथा गैसों को जला करके ऊष्मा प्राप्त किया जाता है।